अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। और आज हमारे पास बिल्कुल भी हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन से चलेंगे। पहले हमारे साथ जो फॉर्मर कैप्टन सलमान बट आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। और आज के शो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ और उनका हमें बेताबी से बेसब्री से इंतजार था। शान मसूद हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। शान मसूद हमारे साथ मौजूद होंगे। शान जो कि PSL की भी शान बने हुए, हम सब की भी शान है। शान आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ज्वाइन करने के लिए। कल का मैच लाहौर ने जीत लिया है, बड़ा मार का सर किया है। लाहौरी जो से हैं वो जश्न मना रहे हैं। कोयटा को शिकस्त दिया है, एक तरफा मुकाबला रहा। शाहिनशाह अफरीदी और पहला ओवर, ये तो कोई शायरी सी लगती है, किसी शायर की मतलब खूबसूरत शायरी है या गज़ल है। और क्या क्या कॉम्बो है, ज़बरदस्त कॉम्बो। सलमान कमेंट करें फिर शान की जाने पड़ते हैं। बस शायरी से आपने रेफर कर दिया तो फिर गालिब से कम तो नहीं हो सकता क्या है, बात, लेकिन ये क्या तो बात कमाल है। इट्स समथिंग वेरी नेचुरल व्हिच कम्स टू हिम और आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इससे ज़्यादा अच्छा नए बॉल का जो फर्स्ट ओवर स्पेशली, इससे अच्छा मैंने नहीं देखा। एक ओपनर से ही पूछ लेते हैं। शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इनका सामना भी करते हैं। शान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले कह चुका हूं कि माशाल्लाह इस PSL की शान बने हुए हैं और पाकिस्तान की भी शान है। आप ज़बरदस्त फॉर्म जारी है, एंजॉय कर रहे हैं। शाहीन से बात चली, पहले इसी पे कमेंट कर दें कि एज एन ओपनर शाहिनशाह अफरीदी को फेस करना कैसा लगता है, कैसे फेस करते हैं, माइंड में क्या चल रहा होता है? सर देखें, जो उसको खिलाफ है इस वक्त बच्चे ओवर का, वो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। आई थिंक एक बॉलर है तो आप वो सोच नहीं सकते कि वो करेगा। उसके पास तीनों लेंथ हैं, उसके पास स्पेस है, उसके पास स्विंग है, उसके पास टीम। अगर बैट्समैन आसान नहीं होता कि शाहिनशाह अफरीदी कौन, स्पेशली वो जो पहला। जब पहला मैच आपने ईशान भी खेला लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, आपने और रिजवान ने 150 रन की पार्टनरशिप बना दी थी, तो क्या कोई स्पेशल प्लान लेके गए थे मैदान में और आपने कैसे उस सूरत हाल को कोप किया, आपने कैसे सामना किया शाहीन का? देखिए, प्लान हमने यूनिक इस्तेमाल के, का टारगेट होता है तो पावर प्ले में अटैक करो। लेकिन रिजवान ने ये डिसाइड, अहीन हो गया, हारिस हो गया, उनके पहले ओवर में हम उनको स्ट्राइक देंगे जो ऑब्वियसली उसको पनिश करने की करते हैं, लेकिन हमारी भी विकेट इंपॉर्टेंट है और हमने उसको विकेट तो हमने उसको काउंटर करने की कोशिश की टू स्ट्राइक रोटेशन। जैसे ही हम उन पहले 2-3 ओवर हमारा पावर प्ले भी किया था। ठीक है ईशान, आप हमारे साथ ही। सलमान, आप ज़रा कमेंट कीजिएगा। ईशान ने अपनी गेम को जिस तरीके से इवॉल्व किया है, इवॉल्व में वर्ड जहाँ पे जान के यूज़ कर रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स की ये बात कर रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स से आपने यही प्लान लेकर उतरे हैं और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो किस तरीके से शान अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं और फ्यूचर में आप शान को कहाँ पे देखें? देखिए, शान की जो बेटरमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आप इवॉल्व कह रहे हैं, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि इसका डिसिप्लिन शानदार है, इसकी कमिटमेंट बड़ी आउटस्टैंडिंग है, एंड द वे ही गोज़ अबाउट हिज वर्क एथिक। और ये खाली उसकी खेल में ही नहीं डिसिप्लिन, उसकी ट्रेनिंग में भी डिसिप्लिन नज़र आता है, उसकी न्यूट्रिशन में डिसिप्लिन नज़र आता है। और ये जो दो प्लेयर्स रनिंग को प्लान कर सकते हैं और रनिंग को एज ए स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, प्रेशर के थ्रू अच्छी रनिंग से निकल जाते हैं, इट इज़ बिकॉज दे आर सुपर फिट एथलीट्स। बोथ शान एंड रिजवान जब ये इकट्ठा खेलते हैं तो एक डिफरेंट जोन में लग रहा होता है आपको। जो रनिंग हो रही होती है, दे कन्वर्ट 1 into 2, 2 into 3। तो वो सारा कुछ इनकी फिटनेस और उसकी कमिटमेंट एंड ओवरऑल जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन है उससे रिलेट करता है। आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग है दोनों। ठीक है। और शान, आप बताइएगा कि अब आप माशाल्लाह सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, पहले पे फ़खर जमान हैं। तो नेशनल टीम में जगह बनाना हर किसी का ख्वाब है और वही कोशिश होती है। तो टॉप 3 जो स्लॉट्स हैं वो बाबर, रिजवान और फ़खर हैं। यहाँ पे अपने आप को कैसे फिट इन होता देखना है नेशनल टीम में अगर आपने जगह बनानी है? और नीचे अगर हम बात करें तो हफीज़ और शुएब मलिक के बाद एक गैप है जिसको फिल करना है किसी ने। तो क्या अगर ऐसा कुछ सूरत हाल बनती है कि आपको वहाँ पे खिलाया जाए, फ़खर के बाद भेजा जाए, तो वहाँ पर भी खेलने के लिए रेडी हैं या ओपन स्लॉट ही जो है वो आपको चाहिए, वहीं पर ही खेलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ के पीछे नहीं जा रहा, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो रन करना हो। इस वक्त मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूं, अपना गेम आगे लेकर जाऊँ। जहाँ तक आपने कंपटीशन की बात की, कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब मेरे पास अपने ही मुल्क में बाबर जैसे, रिजवान जैसे, फ़खर जैसे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो इन रिटर्न मुझे भी बताएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उन लोगों को मैच करने के लिए।
सेकेंडली मैंने हमेशा अपने आप को एज ए टीम प्लेयर कंसिडर किया है। अगर कभी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां मुझसे कहा जाएगा कि अपने आप को डिफरेंट पोजीशन में ट्राई करो, तो आई विल ऑलवेज बी ओपन टू इट। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जब साउथ अफ्रीका गए थे तो लास्ट मिनट डिसीजन मुझे वन डाउन खेलना पड़ा। मैं टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, हारिस सोहेल को इंजरी हुई और मुझसे पूछा गया कि मैं वन डाउन में कंफर्टेबल हूँगा। तो मैं ये चीज़ें नहीं देखता, मेरा काम है कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूँ जो भी मौजूद क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी पाकिस्तान टीम की या जिस टीम से भी मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट रिक्वायरमेंट्स हैं, कोशिश करूँ कि अपने आप को उधर बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाऊँ। शान, जैसे कि सलमान बात कर रहे हैं कि आपकी हर चीज़ में डिसिप्लिन है, तो बड़ा डिसिप्लिन आंसर और बड़ा कैलकुलेटेड आंसर और एक टीम मैन, यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्टर सलमान। एग्जैक्टली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शान। अच्छा शान, मुझे आपसे एक दो चीज़ें ऐसी पूछनी है, जहाँ ज़ाहिर है पीएसएल में तो सारे पाकिस्तान को पता है कि यू आर प्लेइंग आउटस्टैंडिंगली वेल। ये जो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फिटनेस रिजीम है, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, तो हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू इट फॉर सो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी फ़िटनेस का इशू है और वो भी माशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ वैसे का वैसा ही है, और आपकी जो फिटनेस है वो बेहतरीन है और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ ही है। तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ शेयर करें, जाके जो एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं उनको पता हो कि ये कितनी ज़रूरी है, इससे बैटिंग में या ओवरऑल क्रिकेट में आपको कितना बेनिफिट और कितना कॉन्फिडेंस लाइफ में मिलता है। आई थिंक सलमान भाई, सबसे पहले मैंने अपने आप को कभी भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं समझा। मैं हमेशा अपने आप को एक लर्नर समझा गेम को, और चीज़ें देख के दूसरों से सीख के इम्प्रूव की हैं। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी अपनी एक यूएसपी थी, अपनी एक यूनिक चीज़ थी जिसको मैंने फॉलो करना शुरू किया और उससे मुझे रिजल्ट दिए। तो जब एक चीज़ आपको रिजल्ट देती है और आपके प्रोसेस का हिस्सा होती है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपकी डेली लाइफ की आपकी रूटीन बन जाती है। मैं मानता हूँ कि फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम चले गए और आपने वेट उठा लिया, थोड़ा सा भाग गया। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, एक रूटीन है। उसमें आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, इवन जो आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस की रूटीन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो मेरा काम था उसमें कंसिस्टेंसी लाना, उसमें डिसिप्लिन करना। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। अगर आपकी बॉडी आपका साथ देगी तभी आप जाके ग्राउंड में वीक इन वीक आउट परफॉर्म करोगे। और आपने जैसे देखा होगा, आप खुद उस एरा में क्रिकेट खेलें कि अब नॉन स्टॉप ऑल ईयर राउंड क्रिकेट होती है। तो जब तक आपकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं होगी, उस हाल में नहीं होगी, तो आपको वो रिजल्ट नहीं देगी। फिर जहाँ हमने बात की रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, जब भी आप एक गुस्सा भागेंगे आपका सांस चढ़ता है। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो आई डोंट थिंक आप कंसिस्टेंटली अगली बॉल जो खेल रहे होंगे उसके लिए आप रेडी कभी भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फिजिकली यू बी आउट ऑफ शेप। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरे कंट्रोल में चीज़ हो, मेरे कंट्रोल में मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का शेप है, मेरी फिटनेस है, मेरी स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उस पर मैं ध्यान दूँ। और साथ में ऑब्वियसली स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि जब फिटनेस अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल में भी इन्हांसमेंट आती है। शॉर्ट जाते हैं, शॉर्ट्स आप टाइम कर सकते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज हो सकती है। तो ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे आई थिंक ऑल उसमें स्किल लेवल में भी काफ़ी हेल्प की है। ठीक है। और जी शान, और वन लास्ट थिंग, कि एक तो रिजवान के साथ बैटिंग में कितनी आसानी है, बिकॉज इज सच अ गुड रनर, आई थिंक यू बोथ आर सुप्रीम एथलीट्स, और दूसरी के हाउ इज ही एज अ कैप्टन? देखें, सबसे पहले मैं रिजवान को एज अ पर्सन उसकी बात करूँगा। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट यू विल कम अक्रॉस। उसके जो लाइफ के डिसिप्लिन है, जो आप अगर मेरे उसकी बात कर रहे हैं, आई डोंट इवन कम क्लोज टू हिम। ही इज़ प्रॉब्ली द ब्रेवेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट इन हिज लाइफ। और जो उसकी वो जो एनर्जी होती है वो दूसरों में ट्रांसलेट होती है। एज ए लीडर आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है आपके प्लेयर्स में। मेरे लिए ये आसानी होती है कि मैं और रिजवान जब भी जाते हैं, वी टॉक बिफोर एवरी बॉल। हम हर बॉल को एक इवेंट समझ के खेलते हैं। और उसकी माशाल्लाह से इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर है। तो उसकी माशाल्लाह से नॉलेज ऐसी है कि वो आपको कई बार बताता भी है कि ये बॉलर ये चीज़ करेगा, और एक्चुअली वो चीज़ होती है। तो टू हैव हिम, टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिम, आई थिंक एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि हमने बगैर कॉल किए हुए बस एक दूसरे को देख के भी हम रन भाग गए। फिर जिस तरीके से हम मैच बात करते हैं कि रिजवान अगर इस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो रिजवान अटैक करेगा, अगर रिजवान स्ट्रगल कर रहा है तो मैं अटैक करूँगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए लीडर उसकी जो एनर्जी है, वो जिस तरीके से प्लेयर्स को बैक करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और आई थिंक लास्ट ईयर उसने वो चीज़ दिखाई थी कि जब हम PSL में 5 में से सिर्फ एक मैच जीते हुए थे, वो फिर भी बिलीव करता था कि ये
चैंपियन बनेगी। तो फिर जब हम अबू धाबी गए, उसका वो बिलीफ था जो उस टीम को वहाँ लेकर गया मुल्तान सुल्तान को अपनी पहले PSL टाइटल का। ठीक है। और शान, डोमेस्टिक के हवाले से, क्योंकि सलमान भी बहुत वोकल रहे हैं, कायद आज़म ट्रॉफी का हमेशा से इन्होंने नाम लिया है, और उसका आपके कमबैक में किरदार और उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आप हमारे यंगस्टर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि ये कायद आज़म ट्रॉफी हमारा मेन इवेंट है, यहाँ से जाके आप कमबैक, अगर टीम से बाहर हैं तो कमबैक भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उसके हवाले से आप कोई कमेंट कर सकते हैं? सर आई थिंक हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी होती है जो प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, रन करना, आउट करना, ये चीज़ें आप किधर करेंगे जब आप टीम से बाहर होंगे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में करेंगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और एंड टेक्निकली जब आप टीम से वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो यू आर ऑन योर ओन। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आपको खुद अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। तो एक बहुत ही आइडियल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कायद आज़म ट्रॉफी हो, चाहे वो नेशनल T20 कप हो। अब देखने के कायद आज़म ट्रॉफी से खेल के आप PSL खेलने आ रहे हैं, इट स्टिल हैज़ अ गुड इम्पैक्ट ऑन द PSL, क्योंकि रन होते हैं। टिपिकल कंडीशन में रन करना, आई थिंक 4-डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट इज़ द हार्डेस्ट क्रिकेट। आप जब उसमें एक कंफर्टेबल तरीके से रन करेंगे, उसमें आप रन करके आएंगे, तो वो आपको वनडे और T20 में भी हेल्प करेगी। और मैंने हमेशा नोट किया है, रेड बॉल की जो खासियत होती है वो ये होती है कि जब आप रेड बॉल में अच्छा करते हैं तो वो आपके लिए वाइट बॉल में काफ़ी आसानियाँ पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये वही पॉइंट है जो सलमान डे वन से जिक्र करते आ रहे हैं। और सब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैंने एक और बात नहीं, आई थिंक शान ने बिल्कुल सारी बातें ही हैज़ एक्सप्लेन्ड देम ब्यूटीफुली और बड़ी एक्यूरेट है। एंड आई थिंक द शॉट सिलेक्शन, बिकॉज आप खेल रहे होते हैं आप वन बॉल एट ए टाइम, आपको जल्दी नहीं होती, आपके सामने कोई एक ये नहीं होता कि मैंने इस ओवर में ये कर देना है, इतनी बॉलों पे ये कर देना है। तो आपकी जो शॉट सिलेक्शन है वो प्री मेडिटेशन उसमें नहीं आती। और वो जब लंबे पीरियड्स में आप ऐसे खेलते हैं जिसमें आप पहले से प्लान नहीं कर रहे होते या कोई बॉलर से आगे नहीं सोच रहे होते, तो होता यह है कि जब आपका शिफ्ट आता है टुवर्ड्स वाइट बॉल, तो ऑटोमेटिकली आप जहाँ का बॉल, वहाँ की जो शॉट सिलेक्शन है वो आपकी बड़ी सॉर्टेड आउट होती है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग कि अगर आप पहले लंबी क्रिकेट खेल लें, उसके बाद आप वनडेज में आए या T20 में आए। मैंने एज अ प्लेयर हमेशा कंफर्टेबल फील किया है। वो जो ट्रांसफ़र होती है ना टेस्ट से छोटी क्रिकेट में जब आते हैं तो वो बहुत इजी लगती है। हम देख रहे हैं क्योंकि T20 को, और शान तो रिस्क भी नहीं ले रहे। शान और रिजवान दोनों जो है वो नॉर्मल तरीके से स्कोर कर रहे हैं, व्हिच इज आउटस्टैंडिंग। शान माशाल्लाह आप दोनों इतना अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरीके से खेलते रहें, क्योंकि एक वक्त आया था कि सलमान और मैं परेशान हो गए थे कि हम बात क्या करें, ये रोज़ की बात हो गई है, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स के बारे में आप क्या कहते हैं? मुल्तान सुल्तान्स बड़ा ज़बरदस्त जा रहे हैं इस सीज़न में, लीडर्स हैं, लास्ट टाइम के चैम्पियन हैं और अभी भी लीड कर रहे हैं। चैम्पियन होने का प्रेशर भी होता है कि अपना, लेकिन आपने वो प्रेशर दिखाई नहीं दिया। तो मुल्तान सुल्तान्स की जो कोचिंग है, जो इंटरनेशनल कोचेज़ यहाँ पर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, कि वो कितना ग्रूम करने में मदद करते हैं? यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, ज़ाहिर है सीखने का उम्र तो अमल सारी उम्र जारी रहता है। देखिए, मैं सबसे पहले ऑन अ पर्सनल लेवल बात करूंगा कि मेरी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस फ्रेंचाइज में, एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन। ऑब्वियसली जब एंडी फ्लावर आता है, वन ऑफ द लीडिंग कोचेज इन द वर्ल्ड, जब आप उनके लेंस से क्रिकेट देखते हैं, उनके लेंस से सीखते हैं, और वो खुद एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बैट्समैन रह चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उनके अंडर सीखी हैं, एज अ कैप्टन सीखी, एज अ प्लेयर सीखी, एज अ बैट्समैन सीखी। मुल्तान की खासियत यह है कि मुल्तान इवन कोचिंग स्टाफ में कवर्ड इन ऑल बेसिस। अगर आप देखें, हमारे पास हेड कोच हैं जो एक बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल बैट्समैन होते थे। हमारे फास्ट बॉलिंग कोच जो हैं ओटिस गिब्सन, वो वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप विनिंग कोच रह चुके हैं, इंग्लैंड के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, साउथ अफ्रीका के हेड कोच रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के टॉप लेग स्पिनर रह चुके हैं, लीडिंग कोचेज़ हैं जो अभी तक दुनिया भर में, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, कोचिंग कर रहे हैं, लीग्स में कोचिंग कर रहे हैं। फिर आई थिंक एक और हमारे उसमें डिफरेंस होता है कि अब्दुल रहमान जो हमारे कोच हैं, आई थिंक वो डोमेस्टिक सर्किट की जो उनको ग्रास्प है, जो नॉलेज है, KP के इतने सक्सेसफुल वो कोच रहे हैं, साउथ पंजाब के इतने सक्सेसफुल वो कोच रहे हैं, उनके साथ काम करने में मेरे लिए पर्सनली बहुत एक हेल्प मिलती है, क्योंकि आई थिंक 2017 से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। तो जब आप ऑल बेसिस में कवर्ड होते हैं, फिर आपको ज़रा सी एनालिटिकल साइड से उनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं, ये सारे एक कॉम्बिनेशन होता है। और आई थिंक मुल्तान ने, वो हम कहते हैं ना कि कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई वो गैप नहीं छोड़ा, हर बेस में हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया। जब आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो तो फिर आई थिंक प्लेयर और फिर जब ड्रेसिंग रूम कल्चर अच्छा होता है, आई थिंक ड्रेसिंग रूम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंडी
सबसे बड़ी क्वालिटी रही है, उसने ड्रेसिंग रूम को एक ऐसी जगह रखी है जहाँ प्लेयर रिलैक्स है, जहाँ प्लेयर अपनी आती क्रिकेट एंजॉय करे। किसी ड्रेसिंग रूम की वजह से या ड्रेसिंग रूम की बातों की वजह से प्लेयर पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या बर्डन ना आए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी फ्रेंचाइज ने हमें फैसिलिटेट की, और जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आए क्रिकेट सीखें और अपना गेम अगले लेवल तक लेकर जाएं। थैंक यू सो मच शान आपके वक्त के लिए, और आप इसी तरीके से अच्छा खेलते रहें, शान मुल्क की बढ़ाते रहें, मुल्तान सुल्तान की शान बढ़ाते रहें, ज़बरदस्त की। और सलमान बस एक आखिरी कमेंट ब्रेक की जाने बढ़ना है, शान जितना एक्सपेक्ट किया था, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं, जितनी अच्छी फॉर्म में है, उससे अच्छा वो बोलते भी हैं। डोमेस्टिक की इज़्ज़त की बात हमेशा से हम करते हैं, और वो उन्होंने बताया कि हर बात पे डोमेस्टिक कोच की बात है तो डोमेस्टिक कोच की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए वो जो डोमेस्टिक कोच की उन्होंने बात की है कि जब आप एक फ्रेंचाइज की टीम बनाते हैं तो उसमें लोकल प्लेयर्स ने भी आना है, उसमें इमर्जिंग प्लेयर्स ने भी आना है। तो जब तक आपके पास एक डोमेस्टिक का ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके सामने सारी क्रिकेट होती है, जो खुद लड़कों को खिलाता है, जिसको इनसाइड आउट पता है कि कौन से लड़के में कितना पोटेंशियल है, तो वो इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं आपके इंटरनेशनल कोचेस को, जिसने एक साल बाद आना है। वो इंटरनेशनल सर्किट की इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ये डोमेस्टिक की लाते हैं, और वो कंबाइन होकर फिर एक टीम बनती है। तो आई थिंक उस हिसाब से बड़ा कंप्लीट होमवर्क है जो शान ने बताया। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त उसने बातें की हैं, मुझे भी अच्छा लगा उनसे बात करके। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक जी, और हमें शान से गुफ्तगू की पहले पार्ट में, पहले हिस्से में, और अब हम बात करेंगे कल के मैचेस के हवाले से। पेशावर और कराची का मैच हुआ जिस पर हमने कल भी साथ साथ प्रोग्राम में बात करते चले गए थे। कल का पहला मैच था जो कि बासानी पेशावर ने अपने नाम किया, और अच्छे जो पॉइंट्स टेबल पर हैं, 2 कीमती पॉइंट्स हैं उनका इजाफा किया। 7 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं। कराची एक और मैच हार गई। सलमान, इससे पहले कि कुछ इनकी खामियां वो दिखाएं, हम कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रही। कल भी हमने इस पर बात की है और चेस करने की तरफ गए ही नहीं। आज भी मैच और कराची के मैच को लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब तो बोर मैच है, किसी और मैच को देखने जाते हैं। आई गेस के उनकी बैटिंग को देख के तासुर ऐसा लगता था कि शायद वो मैच को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा कोई और चीज़ जहन में आती नहीं लॉजिकल उस बैटिंग को देखे, क्योंकि उसमें इंटेंट की कमी थी, उसमें कोशिश ही नहीं थी रन्स को चेज करने की, बड़े शॉट्स अटेम्प्ट ही नहीं किए गए। अगर आप 200 रन्स 10 रन्स की एवरेज को चेज कर रहे हैं और आप 10 ओवर्स के अख्ताम तक आपकी 6 की एवरेज ना हो, तो आप क्या मैसेज देते हैं? और आपकी विकेट्स भी नहीं गिरे, आपके कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि आपके कोई कैचेस छूट रहे हैं, आप बड़ी ट्राई कर रहे हैं, ना वो कैच कर रहे हैं, ना आपके रन हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सो आई गेस कि जब इंटेंट और जो है उसमें इस तरह की ऑब्वियस चीज़ नज़र आ रही हो कि यार आप पता नहीं समझ नहीं आई कि क्या करना चाह रहे थे, तो फिर बातें तो होंगी और लोग जो है वो पॉइंट आउट भी करेंगे, फिंगर पॉइंटिंग भी होगी। इंटेंट की आपने बात की कि बैटिंग में इंटेंट नज़र नहीं आ रही थी, इंटेंट फील्डिंग के डिपार्टमेंट में भी नज़र नहीं आ रही थी। सलमान, 3 कैचेस ड्रॉप दिखाए हमने, और अब क्या इस पर आप कमेंट? 4 दिखाए हैं, 3 प्लेयर्स के 4, 1 कीपर और 3 फील्डर्स, और कैच इससे ज़्यादा थे। तो बात यह है कि जब आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो आप तो वैसे ही डिज़र्व नहीं करते जीतना। और चले उसके बाद भी अगर क्रिकेट है, मौका है, आप जाके कोशिश करते हैं, वो कोशिश भी नज़र नहीं आई। तो आई डोंट नो कि ड्रेसिंग रूम में डायरेक्शन क्या है, बात क्या हो रही है, और प्लेयर्स के रोल्स क्या हैं, क्योंकि जब किसी का रोल डिफाइंड होता है तो एटलीस्ट वो आके उसका थोड़ा बहुत डिस्प्ले देखने को मिलता है कि यार ये अटैक करने आया था, ये हम 192 रन की चेस में जा रहे हैं, तो ये 3 बंदे अटैक करेंगे और ये इनिंग्स वो लेकर चलेगा। वहाँ पे तो दोनों ही लगता है कि वो अपनी बैटिंग और सिंगलें और मज़े से पुश कर रहे हैं, कोई बड़ी हिट की ट्राई नहीं की। एक बिग बैश लीग का मैच मुझे याद आ गया, मेलबर्न स्टार्स बाहर हो चुकी थी, बट आपने देखा कि आखिरी मैच उन्होंने रिकॉर्ड रन्स बनाए, मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बना दिया और ज़बरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने सेंचुरी बनाई, रिकॉर्ड सेंचुरी बनाई उन्होंने। जब आप बाहर हो जाते हैं, कोई टीम बाहर हो जाती है, बट आपको इवेंट को हाई नोट पे ख़त्म करने के लिए गिव अप तो नहीं कर देना चाहिए। देखिए वो तो आपकी इंटरनल चीज़ है, आप अपने फैंस के बारे में सोचें जो कि कराची किंग्स को देखना चाहते हैं, जो कराची की टीम से मुंसलिक है, उनकी व्यूअरशिप PSL की, वो अगर शायद कराची की टीम ना हो तो वो मैच ना देखें। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे जो आपके डाई हार्ड फैंस हैं, आप उनके लिए एक भी मैच जीतते हैं ना तो वो आपकी 8 चीज़ों पर कहते हैं यार बैड लक हो गई, कोई बात नहीं है, इस दफ़ा हमारा टाइम नहीं था, अगले साल हम खेलेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोशिश ही ना देखने को मिले, आपकी जो है वो कमी नज़र आए आपकी कोशिशों में, तो फिर लोग आपको एक्सक्यूज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। सो आई थिंक कि यहाँ पर थोड़ा सा अगले 2-3 मैचेस में इन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि थोड़ा पॉजिटिव जाएं। आउट तो हो ही रहे हैं,
मैच तो हार ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करके कोशिश एक स्टीव स्मिथ ने भी किया। आप तो शायद थोड़ा कतरा रहे हैं उससे। मैं उनका कैच दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि कोशिश थी, उन्हें चोट लगी, मैच बचा लिया, लेकिन खुद सीरीज से बाहर हो गए। हाँ जी, एफर्ट तो ऐसी थी कि ये लास्ट मैच होना चाहिए था उनका भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर इसी एफर्ट को खड़े होकर ताली बजा के दाद देने का दिल करता है, वहीं पर एक क्वेश्चन ये भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया के दी बेस्ट प्लेयर हैं, तो अगर आप एक इस तरह का चौका बचाते हुए अगले 5-10 मैचों से बाहर हो जाएं और ऑस्ट्रेलिया उसमें से 3 मैच हार जाए, तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 रन इंपॉर्टेंट है या वो अगले 3 मैच इंपॉर्टेंट है? आपकी कोई शक नहीं आपकी कमिटमेंट में, लेकिन वो भी कमिटमेंट भी तो आपकी टीम के लिए है। सो मेरा इसमें अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, यंगस्टर्स को मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए, यंगस्टर्स की बात नहीं है, देखिए दुनिया ऐसी चल रही है कि वो इन चीज़ों को देखकर ना वो आपको ज़्यादा हाइप मिलती है। बट मेरा क्वेश्चन हर इस तरह के सोचने वाले बंदे से ये है कि अगर इस एफर्ट के बाद अगली 2 सीरीज से ये बंदा बाहर हो जाए या इसका करियर इससे डिस्टर्ब हो जाए, तो 2 रन वैल्यूबल हैं या इसके अगले आने वाले मैच या इसका रेस्ट ऑफ द करियर? लेकिन सलमान, मेरा थोड़ा सा ये भी नुक्ता है कि या तो फिर खिलाड़ी जब खेल रहे हैं उस वक्त आपको नहीं इतना आइडिया होता कि इंजरी हो जाएगी, उस वक्त आप गो विद द मूवमेंट या गो विद द फ्लो चलते हैं और उस टाइम ऐसा हो जाता है, आप बस अपनी एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ प्लेयर ऐसा होता है समटाइम। देखिए, आपको एज अ प्लेयर आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको अपनी टीम के लिए आप व्हाट डू यू मीन टू देम, और अपनी सेफ्टी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इतने ही गुमसुम हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर रेस्ट करें, फिर जाके लंबा। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और कल का दूसरा मैच बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार मैच रहा। लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स था ये मैच, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि 2 मैचेस मुसलसल उसने जीते और अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर कदरे बेहतर पोजीशन पर पहुंचाया। उसमें बड़ा किरदार था जेसन रॉय का, और जेम्स विंसन भी एक अच्छी इनिंग खेली, और ये कहा जा रहा था कि इन दोनों के आने के बाद जो क्वेटा की टीम है वो मजबूत हो चुकी है। और सलमान ने भी ये बताया था कि रॉय और विंस के बाद देखना होगा कि क्वेटा की टीम उसके बाद भी मैच जीत सकती है या नहीं जीत सकती। कल ये दोनों जल्दी आउट हुए, जिसके बाद ये मैच जो है वो क्वेटा हार गई। ना सिर्फ ये मैच हारी बल्कि एक तरफा जो है ये मुकाबला हुआ और 1 साइडेड मैच ये लाहौर ने अपने नाम कर लिया। तो ये शाहीन का ओवर, और हम ये बात कर रहे थे कि सलमान, जिस दिन रॉय और विंस अगर ना ठहर पाए विकेट पे, तो क्वेटा की बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो मैच जीत पाएँ। हाँ, उमर अकमल ने कमबैक किया, पिछला मैच उन्होंने जितवाया, सरफराज ने फिनिश किया, बट एक जो स्टार्ट था, एक प्लेटफॉर्म जो सेट करके दिया गया वो नहीं हुआ, तो क्वेटा कोलैप्स कर गई। देखिए, उमर ने फिनिश में हेल्प की टीम की, बट एक प्लेटफॉर्म ऊपर से रॉय ने सेट किया था, और फर्दर उसमें फिर बाकी प्लेयर्स ने भी अपना पार्ट प्ले किया। एहसन ने 30 रन किए, सरफराज ने 50 किया। उमर ने ऐसी जगह पर आकर उसको लॉन्च किया, उस रन रेट को दोबारा, जो एक जगह पे लग रहा था कि अब करना मुश्किल है। सो एवरीथिंग काउंटेड इन बिटवीन, और वहाँ पर आके एक उमर को मौका मिला कि अगर वो 20-25 भी अच्छा करते हैं तो मैच वो फेवर में ले जाते हैं। बट देन कम्स दिस सिचुएशन जहाँ पर शाहीन जो है वो 2 विकेट अर्ली लेता है। तो 20 ओवर अगर उमर अकमल जैसा प्लेयर खेलता है तो कोई शक नहीं है कि वो 170-180 से पार टीम को अकेला ले जाने के लिए रखता है। अनफॉर्चुनेटली कल उनको स्टार्ट भी मिला, चौके भी मिले, लूज बॉल्स भी मिले। उसके बाद एक एरर इस तरह का कि जो एक पहला बॉल है, डेविड वीजे ने वेरी फर्स्ट बॉल किया, आप उसको निकल के हिट मार रहे हैं, इफ्तिखार भी और आपके पीछे कोई बहुत सारे बैट्समैन भी नहीं पड़े थे। तो आई थिंक ये चीज़ है थोड़ी कंसिडर करने की, कि जहां हम उमर की इतनी बात करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, बट देन ही नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग कि वो 20-25-30 नहीं, वो इससे बहुत ज़्यादा के प्लेयर हैं। ठीक है जी, उमर की बैटिंग है। अच्छा सलमान, 2-3 पॉइंट्स अब साथ साथ चल रहे हैं, एक उमर अकमल की बैटिंग और शाहीन के ओवर। बात एक मेरे ज़हन में वो सवाल रखा हुआ है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम थी, और हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में पहला ओवर आपकी अर्ली 3 विकेट्स गिरी, कमबैक करना नामुमकिन होगा। तो जब इतनी बड़ी टीम थी जिसको फेवरेट टूर्नामेंट की टीम कहा जा रहा था, वहीं पे मोराल गिर गया। तो शाहीन के ऐसे ओवर के बाद तो कुछ क्वेटा जैसी टीम जिसकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है वो तो उठ ही नहीं सकती। देखिए, जब आपकी टीम में डेप्थ ना हो तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, और शाहीन का पहला ओवर किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वो ओपनर्स को मुश्किलात पैदा करता है, स्पेशली फर्स्ट ओवर में। तो बैट्समैनों ने भी तो कोई अपना प्लान लाना है कि नहीं, कि शाहीन के आगे उनको बेबस ऐलान कर दिया जाए कि बेबस हैं। सबको पता है कि उनका बॉल अच्छा इन स्विंग होता है, लेट इन स्विंग होता है, तो आप उसको जो है मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर रॉय ने तो एक कह लीजिए कि खुदकुशी जो है वो सोचे समझे बगैर निकल के, और फिर उसके ऊपर इतना गुस्सा इन्होंने किया। तो अगर ये आउट से जो है वो नहीं थे, इनका इत्तेफाक नहीं था, तो एम्पायर के डिसीजन से तो रिव्यू ले लेते। और फिर इन्होंने 4th अंपायर के पास भी जाके कोई बात की बाउंड्री पे,
तो विच लुक्ड वेरी अनरीजनेबल, और फिर उसकी वजह से इनको फिर फाइन भी हुआ, ब्रीच ऑफ द कोड भी हुई है, फाइन भी हुआ 5% ऑफ द फीस, और आई थिंक लेवल 1 का शायद ऑफेंस है या लेवल 2 का, बहरहाल इनको फाइन हो गया। बहरहाल शाहीन फुल मार्क्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ज़बरदस्त जो है वो पहले ओवर में आके ऐसे लगा कि जैसे 3 बॉलों में इसने मैच एक साइड पे कर दिया। और इसके बाद मौका था उमर अकमल के पास, 19 गेंदों में 25 रन बना चुके थे और अभी 10 ओवर से ज़्यादा पड़ा था बाकी इनिंग्स का हिस्सा, तो उस पर अगर उमर थोड़ा सा सुकून से खेलते तो मेरा ख्याल है कि आराम से क्वेटा को 170 प्लस ले जा सकते थे। ठीक है, तो सलमान अब ये आपने देखा कि एहसान की कॉल नहीं थी, ये एहसान की ही कॉल थी, बिकॉज जब बैट्समैन से पीछे बॉल जाता है तो फिर नॉन स्ट्राइकर की कॉल होती है, बिकॉज डेंजर एंड उसका होता है। यहाँ पर हुआ यह है कि अगर आप इस रिप्ले को गौर से देखें तो सरफराज बॉल खेलते हुए वो बॉल को देख रहे हैं पीछे और भाग रहे हैं सीधा, तो उनकी नज़र ही नहीं है कि एहसान सामने से क्या कह रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं या आवाज़ आई होगी नो की, बट वो फ्लो के साथ ये देखिए उनकी शक्ल जो है वो उनका सर बॉल की तरफ है और वो सामने देख नहीं रहे हैं, जबकि बॉल को नहीं देखना, बॉल वॉचिंग से मना किया जाता है। आपके अगर बॉल पीछे गया है तो नॉन स्ट्राइकर की कॉल है, और आई थिंक कि ये विद द फ्लो चले गए हैं सरफराज अनफॉर्चुनेटली, और डायरेक्ट हिट लगी कामरान गुलाम को, फुल मार्क्स हैं ऑन हिज वंडरफुल फील्डिंग। और मतलब कल हर तरफ से लाहौर को सपोर्ट मिली थी, फील्डर्स की जानिब से भी और उनके बल्लेबाजों की जानिब से। लाहौर की फील्डिंग की भी कुछ झलकियाँ होंगी, वो आप दिखाएंगे हम आगे जाके। राशिद खान का स्पेल है, राशिद खान जो हैं वो ज़बरदस्त अभी तक उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे, बट 1-2 विकेट्स ले रहे हैं, बड़े इकोनॉमिकल जा रहे हैं, तो लाहौर की जीत में राशिद खान की उसकी एक वजह है ये कि सारी टीमों को राशिद खान का पता है कि ये मैच विनर है, वो उसको रिस्क लेते ही नहीं। अगर आप उसकी बॉलिंग को देखेंगे, जो उसको रिस्क लेता है वो आउट हो जाता है, वरना उसको आराम से वो रोकते हैं या सिंगल करते हैं, जिसकी वजह से वो 4 ओवर्स में 20 रन, 15 रन, 18, 24 वो टीमें केयरफुल हुई हैं। ठीक है, देखिए जी, जहाँ पे अटैक करने गया सलमान वहाँ पे विकेट दे दी, जहाँ पे रोक रहे हैं वहाँ पे बच रहे हैं। देखिए कि जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन किए वो राशिद को आराम से खेले। यहाँ पर उमर अकमल को अगर आप देखें बिल्कुल अटैक करते नहीं नजर आए, बैट पैट खेल के। इसी तरह इफ्तिखार को अगर आप देखें तो वो इनको बिल्कुल आराम से खेलते नजर आए और कहीं उन्होंने रिस्क नहीं लिया, विच वॉज राइट, बिकॉज 4 तो ऑलरेडी आउट थे। इनिंग्स अभी जो है वो 6-7 ओवर्स सिर्फ, इट वॉज 6-7 ओवर्स ओल्ड। तो आई थिंक बैटिंग की अप्रोच भी ठीक थी, और बॉलर एक राशिद, आपकी कोशिश यही होती है कि अगर आप इसको 30-32 भी कर लें तो और विकेट ना दें तो आप अपनी टीम को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और राशिद प्लेऑफ से पहले चले जाएंगे अपने नेशनल ड्यूटी के लिए, तो बहरहाल राशिद के जाने से लाहौर को फ़र्क पड़ेगा। फवाद इनकी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से रिप्लेसमेंट कर लिया लाहौर कलंदर ने, इस रिप्लेसमेंट को आप कैसे देखें? देखिए फवाद भी एक बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, विकेट्स तो ले सकते हैं बट एट टाइम्स यू कैन गो फॉर रन्स। राशिद का ये है कि आपको पता है कि ज़्यादातर मैचेस में वो रन्स नहीं देते, कोई एक और मैच होता है जिसमें राशिद तो शॉट्स, जैसे उस दिन जेसन रॉय ने क्लास की इनिंग खेली, शायद PSL की शानदार तरीन इनिंग थी, तो उसमें उन्होंने राशिद को भी जो है ना इट टुक हिम ऑन और बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने मारा। लेकिन ओवरऑल 8 में से 5 से 6 मैचों में राशिद को आप मार खाता नहीं देखें। कामरान भाई ने एक मैच में मारा था, कामरान अकमल ने। अब देखें ना, एक्सपीरियंस भी आपको या जेसन रॉय या कामरान अकमल का चाहिए राशिद को अटैक करने के लिए। बहरहाल ये है कि ही स्टिल अ वंडरफुल बॉलर, और फवाद भी बहुत शानदार है, बट ही इज़ अ डिफरेंट बॉलर जिसको अटैक किया जा सकता है, वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है। बट देखते हैं कि लाहौर की टीम में कैसे आके जलिन होते हैं, कितना टाइम उनको मिलता है। तो लाहौर ने कल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना सलमान, की इक्वली सपोर्ट मिली इनको फील्डर्स की जानिब से, बॉलर्स की जानिब से, बल्लेबाजों की जानिब से। तो सलमान सिर्फ कैचेस ही नहीं पकड़ने, आपने रन्स भी रोकने हैं अगर आपने मैच जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ आपके दिन में ठीक जा रही है। जब हफीज़ भाई इतना आउटस्टैंडिंग कैच करें उल्टा भागते हुए, आई थिंक ये उनकी लाइफ का बेहतरीन कैच है। देखिए बड़ी कमिटमेंट के साथ, ये सबसे मुश्किल कैच होता है जो ओवर द हेड आप पीछे भागते हैं, और फुल लेंथ डाइव पे उन्होंने कैच किया है। सो फील्डिंग वाज आउटस्टैंडिंग। फ़खर जमान की आप पॉइंट पे देखें, उन्होंने रन रोके, कामरान गुलाम का रन आउट है, इसके अलावा भी जितने कैचेस निकले हैं दे वर सेफली टेकन। सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स अपनी गेम के टॉप पे थे कल। लाहौर कलंदर अपनी गेम के टॉप पे नहीं है, टूर्नामेंट में भी टॉप पे जा रहे हैं, और मुल्तान सुल्तान से एक मैच पीछे हैं। 2 मैचेस लाहौर हारी है, दोनों में 200 करके हारी है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम बात कर सकें बेस्ट टीम टूर्नामेंट की। आप मुल्तान सुल्तान को, हम सब बात करें कि मुल्तान सुल्तान, अच्छा ये हफीज़ को सुपरमैन बनाया, ये PCB ने शेयर की थी वीडियो कि जो प्रोफेसर हैं वो सुपरमैन बन गया और कैच पकड़ के, वाकई जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुश्किल कैच होता है, तो कल तो सुपरमैन ही दिखाई दिए। तो ये भी खैर साथ साथ चल रहा है। लाहौर मुल्तान से बेहतर नहीं जा रही सलमान? देखिए लाहौर ने ही मुल्तान को हराया, ये वही है जैसे वो, बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर ने ही मुल्तान को हराया। बट
अगर आप बैटिंग डेप्थ देखें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आपकी रिलायंस 1 से 2 लोगों के ऊपर हेविली आप रिलाय करते हैं तो वेट टिल द डे जब वो दोनों को कोई अर्ली ऑन हिकअप आता है और अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ 6-7 मैच हो गए, फ़खर ज़मान आउट नहीं होते और फ़खर ज़मान चार्ज भी लीड करते हैं और फिर पूरी इनिंग्स को जो है वो एक बैलेंस करते हैं एक तरफ से। तो फ़खर ज़मान की फॉर्म पे बहुत डिपेंडेंट है क्योंकि अभी तक किसी और प्लेयर की तरफ से कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल स्कोर नहीं आया, अकेले फ़खर ही हैं जो बड़े बड़े रन्स कर रहे हैं। तो दूसरी टीमों को भी पता है कि यहाँ पर जिस दिन फ़खर की विकेट ली है उस दिन क्या कहानी होगी। सो डेप्थ की अगर हम बात करते हैं ना, प्योर डेप्थ किसकी है और किसकी डेप्थ टेस्ट हुई है, तो आई गेस के टीमें ये 3 ही हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी की बैटिंग स्ट्रांग है लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान, तो देखें तो बॉलिंग में लाहौर इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फ़खर ज़मान तो इनमें से आप किसी एक को ये नहीं कह सकते कि कोई एक दूसरे पे बहुत हैवी है, लेकिन बॉलिंग अगर देखी जाए, बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, तो बॉलिंग अगर देखी जाए तो वो लाहौर की बड़ी तगड़ी है। हाँ। और फ़खर ज़मान की आपने बात की तो उनकी बैटिंग दिखाता हूँ। फ़खर ज़मान की बात से पहले माशाल्लाह क्या मैं कहूँगा, क्योंकि इसी तरीके से ये अल्लाह करे ये परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को आगे भी जीते। T20 वर्ल्ड कप मैं तो कह रहा हूँ अभी रख दें, जो इनकी फॉर्म जा रही है तो माशाल्लाह। तो मैंने कह दिया फ़खर पर। अब हम सलमान बस ये कमेंट कर दीजिएगा कि फ़खर ये है कि टाइम लेकर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आते ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया और शॉट्स लगानी शुरू कर दी, लग गया तो स्कोर हो गया, नहीं तो आउट हो गए। तो फ़खर टाइम ले रहे हैं, टाइम लेकर खेल रहे हैं। और ऐसी फॉर्म जब खिलाड़ी की लगी होती है तो उसको क्या करना चाहिए कि ये फॉर्म बरकरार रहे, क्योंकि डर तो हमें बस फिर उसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो चीज़ काम कर रही है उसको जारी रखें। और ये है कि अगर कभी फॉर्म डिस्टर्ब हो तो अपने इन पैटर्न्स को देखें कि किस तरह वो अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते थे। बट इट्स मेंटल थिंग और ये बड़ी नेचुरल है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं और ऑब्वियसली क्रिकेटर की ज़िंदगी में वो ज़्यादा से ज़्यादा तो ग्राउंड में टाइम गुजरा होता है प्रोफेशनली, तो उसका उतार चढ़ाव बेसिकली उसकी फॉर्म है। इट हैपन्स, लेकिन यह है कि जितना आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, पेशेंस के साथ इनिंग्स को अप्रोच कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेटर है। जब से ये इस तरह कर रहे हैं इनकी कंसिस्टेंसी लेवल्स ही बदल गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान, एज एन ओपनर आप भी ओपनर रहे हैं, पाकिस्तान में हमेशा से ओपनर का एक मैं कह सकता हूँ कि काल पड़ा रहा। ओपनर्स हमारे पास कम रहे हैं और हमेशा से मिस करते थे कि सईद अनवर और आमिर सुहेल की जो जोड़ी है वो हमें दोबारा कभी नहीं मिल रही। उसके बाद आपकी शक्ल में हमें एक ओपनर मिला, हमें तो चाहिए ही नहीं थी उसके बाद असल में। अच्छा, हाँ, वो इसलिए कि हमने किसी को खेलने तो दिया नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने पाकिस्तान के लिए 78 वनडे खेले, तो मेरे साथ 15 लोगों ने ओपन किया 78 वनडेज में। तो 78 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दे तो ये 4 मैच पर पेयर भी नहीं बनते। बिल्कुल। तो जब आप इतना इनकंसिस्टेंटली जो है वो अप्रोच करेंगे सबसे मुश्किल बैटिंग पोजीशन को, तो किस तरह आप किसी को सेटल होने देंगे। इसी तरह इंग्लैंड की सीरीज़ में मुझे याद है कि पहले टेस्ट में मैं और इमरान फ़रत ओपनर, दूसरे टेस्ट में कामरान अकमल और इमरान फ़रत ओपनर, तीसरे में तौफीक उमर और मैं ओपनर, चौथे में मोहम्मद हफीज़ और इमरान, और इंग्लैंड की टीम का एक ही पेयर खेले जा रहा है। सो नासिर हुसैन और एथरटन ने इस बात को मेंशन किया था उस सीरीज़ में कि जो इंग्लैंड की टीम है वो 115 इनिंग्स हो गई हैं, वही टीम वही 2 ओपनर कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान इंग्लैंड आया है जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल जगह ओपनर्स के लिए, और 4 मैचों में 4 पेयर खिला दिए। तो ये इनका प्लान क्या है? का आपको याद होगा रिकॉर्ड भी है मुसलसल ज़्यादा मैचेस खेलने का इंग्लैंड की जानिब जी। तो ओपनिंग एक ऐसी जगह है कि जब तक किसी को आप कॉन्फिडेंस ना दे, क्योंकि इस लोग बाहर जाते हैं तो हमारे टेक्निक का एक बहुत सख्त इम्तिहान में हम पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करेंगे, उन्हें टाइम नहीं देंगे डेवलप होने का, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई एक पेयर अच्छा मिले जैसे आप आमिर भाई और सईद भाई को चाहते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों हुआ, इस पर मैं बात करूँगा ब्रेक के जाने पर। बढ़ना नासिर वापस आएंगे ब्रेक की बात करें। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात हुई थी ओपनर्स के हवाले से। सलमान, आपने कुछ ओपनर्स के नाम भी लिख लिए जिन ओपनर्स ने किया था ये आपके साथ ओपन किया है। बस ये ज़रूरी है बात करना कि ओपनर्स को कंसिस्टेंटली खिलाना, उनमें ट्रस्ट करना, उनकी एबिलिटीज़ में कितना ज़रूरी है। पहले तो आप में राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना है, और जब कर लें तो फिर उनको एक लेंथ, एक स्ट्रेच देना है अपने मैचेस का। आप एक सीरीज़ में 3-3, 4-4 पेयर खिलाएं जो हमारे टाइम पे होता रहा है, तो यही नहीं पता होता था कि सुबह खेलना है नहीं खेलना, किसने खेलना है। यहाँ पर यासिर हमीद मेरे साथ ओपन कर चुके, इमरान नज़ीर कर चुके, तौफीक उमर 3, इमरान फ़रत 4, नासिर जमशेद 5, खुर्रम मंजूर 6, खालिद लतीफ़ 7, मोहम्मद हफीज़ 8, कामरान अकमल 9, शाहिद अफरीदी 10, यूनुस खान 11, शोएब खान कोयटा से खेलते थे लेफ्ट हैंडर 11,
और शाजेब हसन कराची से 12 वर्ल्ड कप T20 खेले 13 और 14वां मैं खुद। तो जरा 78 से 14 लोगों को डिवाइड करें तो पर पेयर 3.5 की एवरेज, 5 पॉइंट समथिंग की एवरेज, 5 पॉइंट समथिंग की एवरेज। तो आप देख लीजिए कि कितनी शानदार अच्छा इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आप अब देखिए, अभी हमने देखा कि फ़खर को मौका मिला, वो परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर रिजवान को मौका मिला, कंसिस्टेंट किया तो परफॉर्म कर रहे हैं। ये कोई नहीं चाहता था? वजह आपके नज़दीक इसकी क्या थी, क्यों ऐसे किया गया? देखिए इसकी वजह यही हो सकती है कि यू फेल्ट के ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये कोई रोल है कि जिसमें जैसे होता है ना पाकिस्तान की टीम में, ये भी होता है कि जो सबसे नया आता है ना टीम में टेस्ट मैच में, उसे कहते हैं सिली पे खड़ा हो जाओ। वो एक स्पेशलिस्ट कैचिंग पोजीशन है, लेकिन उधर गेंद लग भी सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ओवर द इयर्स ये रहा है कि ये जो नया लड़का आया ना, इसका ही बनता है कि ये सिली पे खड़ा हो, ताकि इसको इस जगह पे इसको ट्रेन किया जाए जो कि सबसे नया है या सबसे जूनियर वाज सपोज टू स्टैंड एट। जबकि आप इंटरनेशनली अगर देखें तो रिकी पॉन्टिंग कप्तान होता था, वो सिली पे खड़ा होता था। इस तरह जो दुनिया के काफ़ी सारे टॉप प्लेयर्स हैं वो खुद उस जगह पे जाते हैं जो उसमें स्पेशलाइज करते हैं, जो बेहतरीन, जिसके रिफ्लेक्सेस सबसे तेज़ होते हैं। सो आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर कल्चर इज़ अ बिट डिफरेंट जब हम लोगों को ट्रीट करते हैं। सो सबसे मुश्किल पोजीशन क्रिकेट में बैटिंग में ओपनिंग है। नया बॉल, फ्रेश पिच, बॉलर पूरी जान में, ठीक है, आपको नहीं पता कितना स्विंग होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। 14 बंदे 70 मैच खेलेंगे तो घर की बुनियाद अगर आप हल्की कर देंगे तो फिर ऊपर क्या इमारत खड़ी। बहरहाल अब ये चीज़ बेहतर इस सेंस में है कि जिसको भी चांस मिलता, अब हम देख रहे हैं उसको काफ़ी मुसलसल और लंबा चांस मिलता है डिस्पाइट इवन फेलियर। वापस आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पे, और पाकिस्तान सुपर लीग में हम विश करेंगे एनिवर्सरी बेन कटिंग और एरन हॉलैंड, इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जो आप दोनों को वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। और इन दोनों की एक अच्छी रौनक लगी हुई है, अच्छे से अभी हमारे चेयरमैन पीसीबी ने भी ट्वीट किया है, रमीज़ राजा साहब ने भी ट्वीट किया है। और बहरहाल ये तो साथ साथ है। बहरहाल इस बहाने मैंने वो भी देख लिया, कमेंट्री बॉक्स जो हमारे ट्रक के अंदर बनाया गया, अंदर बड़ा खूबसूरत बनाया। ये चीज़ें कितनी जो आपकी लीग्स को रौनक बख्शती हैं? देखिए अच्छी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली जब आप नई चीज़ें लेकर आते हैं, कोई यूनिक चीज़ लेकर आते हैं या कहीं से किसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, तो एक जो जनरल पब्लिक होती है, जो क्राउड आता है, उसके लिए एक नया पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो इंग्लैंड में भी ड्यूरिंग द 100 और ड्यूरिंग नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट यही एक कंटेनर लगा के टायर्स के ऊपर, उसके अंदर कमेंट्री होती है और खड़े होकर सारे वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो हमने पेंट करके उसको अपना कल्चर उस पर डाल दिया, विच इज़ फाइन, बहुत अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही आज का जो हमारा प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस की टीमें आज आमने सामने आएंगी और आज देखना है कि कौन सी टीम आज का मार्का सर करती है। पहला मैच इस्लामाबाद ने जीता क्योंकि कराची अभी तक कोई मैच नहीं जीत सका। तो आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।